दोस्तों, पहले जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर को निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा, सब कुछ खामोशी से देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ खाना बंदर के आगे डाल दिया। बंदर नीचे उतरा और एक ठीकरी लेकर कोयले से कुछ लिखा और फिर बंदर ने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। ठीकरी पर लिखा था कि मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को देखकर यह बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी ऐसा ही दस्तरखान लगाओ जैसा मेरे लिए लगाया है। इसके बाद बंदर नीचे उतरा और खाना खाकर फिर ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो ताकि ये भीग न जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास रख दिया तो बंदर ने फिर कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पे लिखा था कि जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही किया गया। इतने में ही बारिश शुरू हो गई तो बंदर अपने खेमे में आ गया। कुछ दिन बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि बंदर से पूछ कर आओ, क्या वो हमारे साथ जाने को तैयार है। तो बंदर ने फिर ठीकरी पर कुछ लिखा कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा हाथी मेरे लिए भी लाया जाए, तभी मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया, जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर लिख कर दिया कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं रहूंगा वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह का एक और महल भी था जहां वो कम जाता था, वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ही चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी को दिलो जान से चाहता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने आई। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो उसे देखकर घूरने लगा। शहजादी बंदर से डरकर महल में भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी जब बन संवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया और उस पर्चे में लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं देगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसे ये अच्छा नहीं लगा कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर के पास गया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है जो शायद कोई दूसरा बादशाह यह बर्दाश्त नहीं करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं तुम बाज आ जाओ। बंदर कागज और कलम लाया और लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से यह तो कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे इस महल में रखा, खाने पीने को दिया। मैं आपको मारकर अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत सामने देखी तो कहने लगा कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। बादशाह महल वापस आ गया और बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जान थी। सारी रात टहलते हुए गुजारी, लेकिन बेगम को उसने कुछ नहीं बताया। यह जानता था कि बेगम महल सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी
बंदर से नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आज यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। बादशाह ने कहा, ए बेटी, वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है। मुझे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन यह तो नामुमकिन है कि मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं। तुम्हारी माँ उसे मारने की कई तरकीबें कर चुकी हैं और वो हर काम में नाकाम रही है और वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ बता देता हूं कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा। उसके बाद वो शायद मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाना में छुप जाना और उस वक्त तक बाहर नहीं निकलना जब तक वो बंदर चला न जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा, आपकी जान इतनी फालतू नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर मेरे रिश्ते की बंदर को हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने बहुत सी बातें की और बादशाह मान गया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा कि आप शादी की तैयारी शुरू करें। मल्लिका को जब यह बात पता चली तो उसने महल सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मल्लिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर से करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल आई तो बहुत खुश थी। मल्लिका ने जब यह देखा तो हैरत की इंतहा न रही। मल्लिका बोली, बेटी, तुम इस बंदर के साथ खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को वो अपने महल चली जाती। एक बार रात के वक्त मल्लिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मल्लिका ने बातें सुननी शुरू की तो अंदर से किसी मर्द की बोलने की आवाज आ रही थी। मल्लिका ने ताले के सुराग से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी के साथ एक खूबसूरत नौजवान बैठा है और वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बात कर रहा है। मल्लिका ने सोचा कि अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूं कि मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रह सकती है। फिर वो जाने को पलटी तो उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी नजर आई। मल्लिका सोचने लगी कि इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर क्यों रखता है और बंदर बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई और उस खाल को आग लगा दी। इधर मल्लिका ने बंदर की खाल को आग लगाई और उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाव बचाव करके गायब हो गया। हैरानकुन शहजादी अपने वालिद के महल में आई, देखती है कि उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगाई हुई है। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी अम्मा का कारनामा है। हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी आपको मुझसे? अम्मा बोली, ए बेटी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा कि वो बंदरों वाली खाल में जला दूंगी तो बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा रहेगा। शहजादी ने कहा है, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई अम्मा जान। बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर नहीं मिली। शहजादी ने जोगनों वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा भटकते फिरते पांव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप बदल गया। एक दिन रात को जंगल में शहजादी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक चकोर और चकोरी बैठे थे और बातें कर रहे थे और शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, तू क्यों परेशान है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहां से यूरोप की तरफ एक शहजादा है। मैं उसके लिए परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े अवनले पड़े हुए हैं और वो सो भी नहीं सकता है। सारे तबीब और हकीम हार गए हैं, कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा कि शहजादे की यह हालत कैसे हुई? चकोरे ने कहा कि किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई थी, लेकिन जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, ए चकोरे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा कि अगर कोई हमारी बीथें इकट्ठी कर ले और इन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक सुबह शाम लगाए तो शहजादे के जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि यह मेरे शहजादे की ही बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़िडिच गए। उसके बाद शहजादी ने उनकी सारी बीथें इकट्ठी करके एक तबीब के भेष में यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहां से कुछ ही मील पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहां के लोग बहुत ही परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे।
शहजादी जिससे भी उनकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं ली और जरूरत का सामान खरीद लिया। शहजादी शाही महल पहुंच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आए हैं और वो शहजादे का इलाज करेंगे। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे अंदर बुला लो। बादशाह ने देखा कि यह तो नौजवान है, ये शहजादे का क्या इलाज करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम हार गए हैं। फिर भी बादशाह बोला कि तुम क्या कर लोगे, बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक न हुआ तो जो चोर की सा वो मेरी सजा। यह सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी। शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। इलाज शुरू किया गया। महीने भर में शहजादा ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे कि चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ यह है कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप किया और वहां से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर अपने वालिद के महल में आ गई। इधर शहजादे को यह नहीं पता था कि तबीब चला जाएगा। महल में शहजादे की सेहतयाबी की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का कोई दूर तक पता नहीं था। शहजादा परेशान था और बादशाह हैरान था कि कैसा तबीब था, एक पैसा उजरत का लिए बगैर ही खामोशी से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था और उसके साथ फौजी का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम से महल में बैठाया और बादशाह को खबर की। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कहाँ के शहजादे हो? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं और मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं है। शहजादे ने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं वही बंदर हूं जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा, बेटा यह कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा कि आपको मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है। बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में रहती है। शहजादा वहां खुशी से भागा और महल में आ गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था। मेरे बचने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम ठीक कैसे हुए? शहजादे ने उसे बता दिया। शहजादी ने कहा, अच्छा फिर तो आपने उस हकीम को बहुत माल और पैसा दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात तो यह है कि उसने कुछ भी नहीं लिया सिवाय मेरी अंगूठी के, और वो चुपचाप वहां से चला गया। शहजादी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी थी? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा कि मैं ही वो तबीब थी। फिर शहजादी ने पूरी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा कि मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बने देखा तो उसने बंदर की खाल जला दी कि न ही ये खाल होगी और न ही आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है। आपने मुझे बताया नहीं कि आपका बंदर बनने के पीछे क्या वजह है, वरना मैं उस खाल की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करती। शहजादे ने कहा कि मुझे यह सब बताने का मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरण दिखा और मैंने उस पर तीर चलाया। वह हिरण मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरण की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल आया कि मेरे साथ जो लोग थे वो पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हैं और उनके पास एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। बुजुर्ग रो रहे हैं और उस बच्चों की टांग से खून साफ कर रहे हैं और रो रो कर उस शख्स को बदुआ देते जा रहे थे जिसने उसकी टांग पर तीर मारा था। वो मुझे देखकर गुस्से से बोले कि इंसान हो कि बंदर, तमीज तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी।
बस ये उनके कहने की देर थी कि मैं इंसान से बंदर की शक्ल में बदल गया। अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बददुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ कि मैंने उनके पांव पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगा। मेरी हालत देखकर उस बच्चे को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने अपने दादा जान से कहा कि ए दादा जान, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, इसे माफ कर दीजिए। लड़के ने जब ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इससे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बदुआ वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुमसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तो तब तुम अपनी असली हालत में वापस आ जाओगे। अगर 1 साल से पहले तुम्हारी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तुम इंसान की शक्ल में आ सकोगे। मजबूर होकर मैं वहां से आ गया। वापस मैं नहीं जा सकता था और मेरा कोई ठिकाना नहीं था। 6 महीनों तक मैं जंगलों में भटकता रहा और उसके बाद तुम्हारे वालिद मुझे जंगल में मिले, जो मुझे वहां से अपने महल ले आए और बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। और आगे की सारी बात तो तुम जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म नहीं हुई थी कि मल्लिका और बादशाह ने भी सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मल्लिका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मल्लिका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटा तुम मेरे पास रहो। शहजादे ने कहा कि अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल जाना है, अपने वालिद से मिलवाना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका हाथ बटाने आता रहूंगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर अपने वालिद के पास चला गया और हंसी खुशी वो दोनों रहने लगे।